Let's start the today's class. Today we will discuss the chapter that is the p block elements. चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आई होप सबने ज्वाइन कर ली है क्लास, जिन स्टूडेंट्स ने ज्वाइन करनी थी। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर राइट, वो हम स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट से। पी ब्लॉक एलिमेंट से हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। पी ब्लॉक में हमारे ग्रुप नंबर 13 से लेकर के ग्रुप नंबर 18 तक आते हैं, एज यू नो, ठीक है। ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18। तो आज हम बात करेंगे ग्रुप नंबर 13-14 की। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम जो है एस ब्लॉक कंप्लीट कर चुके हैं, एस ब्लॉक हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। आज हम पी ब्लॉक स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो पी ब्लॉक में अगर आप देखेंगे तो ग्रुप्स आप देख सकते हैं, ग्रुप नंबर 13 से लेकर के ग्रुप नंबर 18 तक के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो हमारे किस में आते हैं, पी ब्लॉक में आते हैं, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स आपको यहाँ पे बताए गए हैं, इनके जो नाम हैं, ठीक है। जैसे बोरोन हो गया आपका, एल्यूमिनियम हो गया, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सारे क्या है, ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स हैं। इनको याद रखने के लिए एक निमोनिक होता है, बैंगन, आलू, गोभी इन थैला, बैंगन, आलू, गोभी इन थैला, ठीक है। बोरोन, बैंगन से क्या बनेगा, बोरोन, आलू से क्या बनेगा, एल्यूमिनियम, गोभी से क्या बनेगा, गैलियम, ठीक है, इन से क्या बनेगा, इंडियम, थैला से क्या बनेगा, थैलियम, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, ये हैं हमारे ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स। अब ग्रुप नंबर 14 में कौन कौन से आते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। क्या क्या आते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ठीक है। ये हमारे क्या है, ग्रुप नंबर 14 में आते हैं। आज के लेक्चर में हम मेनली जो पढ़ेंगे यहाँ पे वो ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ पी ब्लॉक, ये आप नोट डाउन करेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है हमारे पास, वो क्या होती है, दैट इज NH2Np। पी के अंदर 1 से लेकर के 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। पी के अंदर जो है 1 से लेकर के 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना, मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम पढ़ चुके हैं। तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है पी ब्लॉक एलिमेंट्स की NH2Np, Np और P के अंदर 1 से 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, जो हमारा ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स जो होते हैं उनको बोरोन फैमिली भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं उनको, बोरोन फैमिली नाम भी इनको दिया जाता है, ठीक है। इसमें आते हैं हमारे बोरोन, एल्यूमिनियम, ठीक है, गैलियम, इंडियम, थैलियम, जैसे मैंने आपको बताया। अच्छा, अब आगे देखते हैं। देखिए, जो हमारे ये जो ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स है ना, सबकी यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो बताई गई है, ठीक है। सबकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताई गई है। सब में आप एक चीज कॉमन देख रहे हैं कि जो वैलेंस शेल है इनका, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3, है ना। ये देखिए, अगर हम सब में देखें तो इसमें आप देख सकते हैं आउटर मोस्ट शेल जो है उनमें 3 है ना, 2 1 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। तो ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स जो होते हैं उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 होते हैं, राइट। इनकी आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हम देख सकते हैं। जो ग्रुप नंबर 13 है पी ब्लॉक का, उसको बोरोन फैमिली भी कहा जाता है। ग्रुप नंबर 13 जो है पी ब्लॉक का, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बोरोन फैमिली। लेट्स प्रोसीड। अच्छा, एक चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे, दैट इज द इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या होता है, ये अभी मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है, सबसे पहले तो द रिलक्टेंस ऑफ द एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन पेयर टू पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, है ना। जो रिलक्टेंस है एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन पेयर की बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने की,
उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब देखो यहाँ पे आपके काम की चीज क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से आपके काम की चीज ये है, क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या होता है, जो स्टेबिलिटी है +1 की वो इंक्रीज होती है। मतलब जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जो है वो बढ़ती जाती है। तो अगर आपसे पूछे कि थैलियम जो है कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है, तो आप बोलेंगे कि थैलियम जो है वो हमारी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर मैं बात करूं, ये इसीलिए मैंने इस स्लाइड में पहले इंक्लूड किया है बिकॉज ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि थैलियम आपका +3 में ज़्यादा स्टेबल है या फिर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है। तो ये ज़्यादा स्टेबल है आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो हमारे ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स होते हैं वो जैसे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर देते हैं ना, +1 भी, ये कॉमन जो ये ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स होते हैं ना, ये +3 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जो बोरोन और एल्यूमिनियम है, ये जो पहले दो हैं आपके पास, बोरोन और एल्यूमिनियम जो है, दे शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3। ये जो पहले दो है ना, बोरोन और एल्यूमिनियम, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो करते हैं। ठीक है, जबकि अगर हम इनमें देखें अदर्स में, गैलियम की बात करते हैं हम, इंडियम की बात करते हैं, ठीक है, थैलियम की बात करते हैं, तो ये जो है हमारे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर देते हैं और +3 भी शो कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके काम की बात क्या है कि जो हमारे पहले दो हैं, ठीक है, बोरोन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, दे शो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3, जो पहले दो हैं, क्लियर। और जो लास्ट के तीन हैं, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है, ये हमारे जो है +1 और +3 बोथ ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो कर देते हैं। ठीक है, एंड एज वी मूव डाउन इन द ग्रुप नंबर 13 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, जो टेंडेंसी है टू एग्जिबिट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वो डिक्रीज होती जाती है। याद रखिएगा, जैसे जैसे जो है वो ग्रुप नंबर 13 में डाउन द ग्रुप जाएंगे, तो जो आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने जो दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स बताई, जो पहले दो यहाँ पर एलिमेंट्स हैं हमारे, बोरोन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, है ना, यही आपके +1 +3 शो करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एज वी मूव डाउन इन द ग्रुप नंबर 13, तो क्या होता है कि जो टेंडेंसी है टू एग्जिबिट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वो डिक्रीज कर जाती है, और +1 की जो स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप बढ़ती है ना। तो थैलियम आपका किसकी वजह से होता है, ऐसा अगर क्वेश्चन में आए आप टिक करेंगे ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, थैलियम +1 में ज़्यादा स्टेबल है, +1 में ज़्यादा स्टेबल है, राइट। अच्छा, अब देखिए बोरोन की बात करें अगर हम, तो बोरोन जो है हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, अभी मैंने आपको बताया, है ना। अब यहाँ पर देखिए थैलियम +1 जो अभी मैंने बताई आपको बात, है ना, थैलियम +1 आपके सामने लिखा है, थैलियम +3 लिखा है। अच्छा, जो थैलियम +1 लिखा है उसमें मेंशन्ड है यूनिवेलेंट स्टेट, यूनिवेलेंट स्टेट, ठीक है, और थैलियम +3 में लिखा है ट्राइवेलेंट, है ना ये यहाँ पे। तो थैलियम +3 स्टेट में अगर होता है ना, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो याद रखिएगा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है उस टाइम, है ना। अगर थैलियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये उस टाइम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये कोशिश करेगा कि ये +1 में कन्वर्ट हो जाए, है ना, +1 में चला जाए, इसीलिए क्योंकि +1 में ये ज़्यादा स्टेबल है। डाउन द ग्रुप कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम जाते हैं। ओके, नाउ कुछ अगर हम यहाँ पे जनरल जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी बात करते हैं, अगर जो हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो जैसे सबसे पहले हमारा इसमें आता है दैट इज़ द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। फर्स्ट वन जो इसमें हमारे पास आता है दैट इज़ द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, है ना, इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं। तो याद रखिएगा कि जो एटॉमिक रेडियाई है ना वो इंक्रीज करता है, वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, वो इंक्रीज करेगा
ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, है ना। जैसे जनरल जो ट्रेंड होता है कि डाउन द ग्रुप जैसे जैसे जाते हैं तो जनरल ट्रेंड हमारे पास क्या होता है कि एटॉमिक रेडियाई क्या करता है, इंक्रीज करता है। वैसा ही यहाँ पर भी होता है, लेकिन एक चीज यहाँ पर एक्सेप्शन है जो कि आपको ध्यान में रखनी है ना। एक यहाँ पर एक्सेप्शन है, वो आपको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गैलियम की यहाँ पर एक एनोमलस बिहेवियर आ जाता है गैलियम का, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सेप्शन में से। गैलियम का यहाँ पर जो है वो एक्सेप्शनल बिहेवियर आपको, मतलब देखिए केमिस्ट्री में ज़्यादातर जो भी एक्सेप्शंस होती हैं ना उनमें से क्वेश्चन आते हैं। तो क्या होता है कि अब आप देखेंगे अगर तो बोरोन है ना, फिर एल्यूमिनियम है, फिर गैलियम है, ठीक है। बैंगन आलू गोभी, बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है। होना क्या चाहिए था, डाउन द ग्रुप तो इंक्रीज ही करता है ना, मतलब बोरोन का एटॉमिक और आयनिक रेडियाई सबसे ज़्यादा जो है वो होना चाहिए या सबसे कम होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए, है ना। डाउन द ग्रुप बढ़ेगा तो मतलब हमारे पास जो थैलियम है उसका सबसे ज़्यादा होगा। तो मतलब जो ऑर्डर है एक्सपेक्टेड वो तो ऐसे होता, बोरोन इज लेस देन एल्यूमिनियम, which is less than gallium, which is less than indium, which is less than thallium। ये वाली चीज जो है हमारे पास ये क्या हो जाती है, ये यहाँ पे होना चाहिए था हमारा जो क्या था, जो एक्सपेक्टेड है। लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। रियल में क्या है, रियल में ये है कि जो गैलियम है ना, गैलियम का ज़्यादा होना चाहिए था क्योंकि डाउन द ग्रुप बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि जो गैलियम है, गैलियम के केस में जो एटॉमिक रेडियाई है वो कम होता है, ठीक है। मतलब अगर हम गैलियम और एल्यूमिनियम में कंपटीशन करें ना तो एल्यूमिनियम का ज़्यादा होगा, गैलियम का कम होगा। ये याद रखना, ये यहाँ पे एक्सेप्शन आती है, राइट। ये आपको एक्सेप्शन यहाँ पर ध्यान में रखनी है एटॉमिक रेडियाई में। तो ये एटॉमिक रेडियाई में एक्सेप्शन है। लेकिन अगर हम आयनिक रेडियाई की बात करें तो आयनिक रेडियाई हमारा रेगुलरली इंक्रीज ही करता है, रेगुलरली इंक्रीज ही करता है B3 पॉजिटिव से लेकर के थैलियम 3 पॉजिटिव, ठीक है। तो मतलब हमारी जो एक्सेप्शन थी वो किस में थी, एक्सेप्शन हमारी थी बोरोन और एल्यूमिनियम के। बोरोन में तो कोई एक्सेप्शन नहीं थी, जो एक्सेप्शन थी वो थी गैलियम और एल्यूमिनियम के बीच में, ठीक है। गैलियम और एल्यूमिनियम में जो आपने देखा वहां पे हमारी एक्सेप्शन देखने को मिलती है। एक्सेप्शनली गैलियम हैज लेस एटॉमिक रेडियाई। आई होप दिस इज क्लियर। कई बार ना आपको ऐसे अरेंज करने को आ जाता है कि बताइए मतलब 3-4 ऑप्शंस दे देंगे, उसमें बोल देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर, है ना, फॉर द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है दैट इज योर डेंसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द डेंसिटी। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो ये हमारा रेगुलरली इंक्रीज करती है, डेंसिटी रेगुलरली इंक्रीज करती है। डेंसिटी इंक्रीजेज रेगुलरली ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ठीक है। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो डेंसिटी रेगुलरली इंक्रीज करती जाती है, यानी कि बोरोन से थैलियम की तरफ जब जाएंगे तो डेंसिटी क्या करती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की। अगर हम बात करें, अगर हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे बोरोन के केस में बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। बोरोन हैज वेरी हाई, बोरोन हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो बोरोन है ना, आप एक पॉइंट लिखेंगे, बोरोन हैज ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ इट्स 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ इट्स 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर in which boron atoms are held together by, in which the boron atoms are held together by strong covalent bonds, by strong कोवेलेंट बॉन्ड्स, राइट। अब देखिए अगर कहीं पर भी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है तो वहां पे तो ये बात बिल्कुल जायज है कि वहां पे क्या होगा, वहां पे क्या होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो सेम यही जो है यहाँ पे देखने को मिलती है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स है, ठीक है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत हाई होता है, याद रखिएगा। और जो हमारा गैलियम है ना, गैलियम का
केस में जो है वो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। गैलियम के केस में लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, राइट। नेक्स्ट हम इसके बाद देखेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं इसमें वो हम पढ़ेंगे, दैट इज योर आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो देखिए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है हमारी, है ना, वो हम जानते हैं कि वो साइज के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, आपको पहले ही बताया है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब स्मॉलर द साइज मोर विल बी द आयनाइजेशन एंथैल्पी, राइट। तो हमारे पास कुछ ऐसे होना चाहिए था, मतलब वैसे अगर हम एक्सपेक्टेड देखें तो ऐसे होना चाहिए था, बोरोन ग्रेटर देन एल्यूमिनियम विच इज ग्रेटर देन बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, है ना, ऐसे होना चाहिए था। जो सबसे छोटा उसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी कम, लेकिन ऐसा नहीं होता है, यहां पर भी एक एक्सेप्शन है। तो आप ये बोल सकते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी डज नॉट डिक्रीज स्मूथली डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप बिल्कुल स्मूथली जो है वो डिक्रीज नहीं हो रही है। वैसे इन जनरल हम बोलते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप क्या करती है, डाउन द ग्रुप जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज होती जाती है ना, लेकिन यहाँ पर ऐसा ट्रेंड नहीं होगा। यहाँ पे ट्रेंड कुछ कैसे चलता है, बोरोन इज ग्रेटर देन थैलियम विच इज ग्रेटर देन गैलियम विच इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम विच इज ग्रेटर देन योर इंडियम, ठीक है। तो आपको क्या पता लगा यहाँ पे, देखिए हमारे पास ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स कुछ ऐसे थे, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कुछ ऐसे थे, ठीक है। तो बोरोन की तो ज़्यादा ही आयनाइजेशन एंथैल्पी ना, साइज छोटा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है वो थैलियम का नंबर आ गया, फिर गैलियम का नंबर आ गया, फिर एल्यूमिनियम का, फिर इंडियम का नंबर आ गया। तो मीन्स हम इन जनरल जो है यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी decreases from boron to aluminium, but next element gallium has the slightly higher ionization enthalpy than the aluminium। आप देख रहे हो यहाँ पे, है ना, गैलियम के केस में क्या है, यहाँ पे देखो ये एक एक्सेप्शन आ गई, गैलियम के केस में क्या है, स्लाइटली हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी, स्लाइटली हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी है एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में, ठीक है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, तो इसके पीछे का रीजन है ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ इंटरवेनिंग डी इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि गैलियम के केस में स्लाइटली हायर। अब आप जरा यहाँ पर ये सोचिए, जो एटॉमिक रेडियाई था उसमें गैलियम पीछे रह गया था, मतलब ऐसे याद रखना, याद रखने के लिए बता रही हूँ, ऐसे याद रखिएगा कि जब हमने बात की यहाँ पे एटॉमिक रेडियाई की तो गैलियम पीछे रह गया था ना, गैलियम का कम था। आयनाइजेशन एंथैल्पी में याद रख लेंगे कि ये जो है यहाँ पे गैलियम का ज्यादा है, ठीक है, गैलियम का यहाँ पे ज्यादा है आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो यहाँ तक ये ऑर्डर नोट कर लीजिए आयनाइजेशन एंथैल्पी का। देखिए जो एक्सेप्शंस है ना, वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली, एक्सेप्शंस जो रहते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो लास्ट एलिमेंट है हमारा थैलियम, है ना, लास्ट एलिमेंट जो है थैलियम, है ना, बोरोन के बाद लास्ट एलिमेंट का नंबर आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। जो लास्ट एलिमेंट है थैलियम ना, उसका नंबर आएगा बोरोन के बाद, याद रखिएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी में ना। और ये तो आपको फिर याद रह जाएगा गैलियम और एल्यूमिनियम ना, जैसे मैंने आपको गैलियम का क्या बताया, गैलियम में एटॉमिक रेडियाई कम होता है ना, तो उससे याद रखना यहाँ पे ये
ज़्यादा होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा, फिर इंडियम ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा, इंडियम का नंबर लास्ट। सो ऐसे आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो गया हमारा कंप्लीट, है ना, डेंसिटी भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ योर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 13 पहले हम पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी देखिए क्या आती है, एक्शन ऑफ एयर। एक्शन ऑफ एयर, ठीक है। तो देखिए याद रखिएगा, बोरोन एंड एल्यूमिनियम इन क्रिस्टलाइन फॉर्म आर नॉट रिएक्टिव। अगर यहाँ पे बोरोन और एल्यूमिनियम अगर क्रिस्टलाइन फॉर्म में होंगे तो रिएक्टिव नहीं होंगे। वैसे जनरली क्या होता है, जैसे आपके पास एलिमेंट ई है, ई यहाँ पे जो भी हमारा ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट है उसको आप मान लेंगे, ठीक है। जब इसका एक्शन, इस पे क्या हुआ, एक्शन हुआ एयर का, मतलब आपने यहाँ पे लिखा +O2, तो आपके पास क्या बनेगी, आपके पास ट्राई ऑक्साइड बन जाएगी यहाँ पे, राइट। क्या बन जाएगा, ट्राई ऑक्साइड बन जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या बन गया, E2O3, है ना। ई आपका यहाँ पे क्या होगा, एलिमेंट होगा। तो ई मान लीजिए मेरे पास क्या है, बोरोन है, ठीक है, +O2, तो मेरे पास क्या बनेगा, B2O3, यही बनेगा। B2O3 क्या हो गया अपने पास, बोरोन ट्राईऑक्साइड। क्या हो गया, बोरोन ट्राईऑक्साइड, राइट। तो मतलब इस तरीके से हमारा यहाँ पे होता है बेसिकली, मतलब ऑन एक्शन ऑफ एयर, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि जो क्रिस्टलाइन बोरोन है ना, एक पॉइंट आप नोट करेंगे कि जो आपका क्रिस्टलाइन बोरोन है, नोट दिस पॉइंट, क्रिस्टलाइन बोरोन is unreactive. Crystalline boron is unreactive, whereas देखिए एक होती है ना हमारी क्रिस्टलाइन फॉर्म, एक होती है अमॉर्फस। जैसे आपने सॉलिड स्टेट में थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको पता होगा कि जो क्रिस्टलाइन होती है उसमें एक प्रॉपर जो ज्योमेट्रिक शेप होती है ना वो रहती है, लेकिन अमॉर्फस में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि इसमें जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ना वो इनकी एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है क्रिस्टलाइन के केस में। सो क्रिस्टलाइन बोरोन इज अनरिएक्टिव, वेयरएज जो अमॉर्फस फॉर्म है इसकी, अमॉर्फस फॉर्म ऑफ बोरोन, अमॉर्फस बोरोन इज रिएक्टिव। अमॉर्फस बोरोन जो होता है दैट इज योर रिएक्टिव, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ना हाई टेम्परेचर रखना पड़ता है, मतलब जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखती हूँ, बोरोन है +O2 है ना, ऑन एक्शन ऑफ एयर, तो यहाँ पे एट हाई टेम्परेचर, है ना, ये हाई टेम्परेचर के ऊपर ही इसके साथ रिएक्ट कर पाता है, ठीक है, और आपके पास बन जाता है B2O3, मतलब बोरोन ट्राईऑक्साइड। बोरोन ट्राईऑक्साइड की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है। और याद रखिएगा एक क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, ये पॉइंट भी आप नोट डाउन कर लीजिए, दैट aluminium is stable in air due to formation of protective ऑक्साइड फिल्म। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्साइड फिल्म किसके केस में बनती है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन, तो आप क्या टिक करेंगे, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम। अच्छा, एल्यूमिनियम अगर O2 के साथ रिएक्ट करता है तो तब भी आपके पास ऐसे ही Al2O3। और ये भी याद रखना, यहाँ पे ये प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म वाली बात आपको याद रखनी है, ठीक है। एल्यूमिनियम के केस में डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ से। अच्छा, इसके बाद देखिए, मतलब यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि अब एयर के अंदर तो हमारा देखिए ऑक्सीजन भी होती है और नाइट्रोजन भी होती है। तो अगर जो एयर की नाइट्रोजन है उसके साथ हमारा ये एलिमेंट ग्रुप नंबर 13 का कोई एलिमेंट रिएक्ट करता है तो क्या बन जाते हैं, तो EN टाइप, EN का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, मीन्स हमारे नाइट्राइड बन जाते हैं, नाइट्राइड, है ना। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए बोरोन है, बोरोन N2 के साथ रिएक्ट करता है, इसको हीट करते हैं तो क्या बनेगा, Bn, मीन्स बोरोन नाइट्राइड, और इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हैं।
बोरोन नाइट्राइड। तो मतलब नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन होने पे नाइट्राइड बनते हैं, ऑक्सीजन के साथ जो है वो ये क्या बनाते हैं, ट्राई ऑक्साइड बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। अब एक क्वेश्चन यहां से और देखिए, जैसे मान लीजिए बोरोन ट्राइऑक्साइड हमारा बन गया B2O3, तो क्वेश्चन आता है कि हमारा ऑर्थोबोरिक एसिड कैसे बनता है। ऑर्थोबोरिक एसिड, अब देखिए जो हमारा बोरोन है ना, बोरोन एक नॉन मेटल है। बोरोन क्या है, एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल्स की जो ऑक्साइड्स होती हैं वो जनरली क्या होती हैं, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, 10th क्लास में। बोरोन की जो ऑक्साइड्स होती हैं वो जनरली कैसी होगी, एसिडिक ऑक्साइड होगी। क्यों, क्योंकि बोरोन नॉन मेटल है। इन जनरल हम पढ़ते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में कि नॉन मेटल्स की जो ऑक्साइड्स होती हैं वो जनरली एसिडिक होती हैं, जबकि मेटल्स की जो ऑक्साइड्स होती हैं वो जनरली बेसिक नेचर की होती है। ठीक है, तो ये है, जैसे B2O3 आपका एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक है, ऑन जब इसका रिएक्शन जो है वो वाटर के साथ होगा तो क्या बनता है, तो बनता है आपके पास ऑर्थोबोरिक एसिड, दैट इज H3BO3। अब हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे, इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दी है क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है। ठीक है, स्टिल अगर आपको ज़्यादा फास्ट लगेगा, मतलब कोई चीज़ रिपीट करनी हो, है ना, तो आप बता सकते हैं, आप चैट में लिख सकते हैं कि हाँ जी इस चीज़ को रिपीट कर दीजिए ना, क्योंकि मैं अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा फास्ट करवाऊंगी अब, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है। तो आप देखते चलेंगे, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें बताती चलूँगी। ठीक है, और अगर आपको थोड़ा सा मतलब कोई चीज़ ऐसे लगे कि हाँ ये फिर से रिपीट करने की ज़रूरत है, ठीक है, तो आप उसके लिए विदाउट एनी हेजिटेशन आप लिख सकते हैं चैट में कि यस रिपीट दिस पॉइंट, राइट। सो ऐसे हम करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है जनरली कि B2O3 कैसी ऑक्साइड है, तो ये एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक है, Al2O3 और ये बात करें अगर हम Ga2O3 की, इन ट्राईऑक्साइड्स की बात करें तो ये जनरली एम्फोटेरिक नेचर की होती हैं, जबकि जो लास्ट के दो हैं उनकी जो ऑक्साइड्स होती हैं वो बेसिक नेचर की होती हैं। ओके, ये बेसिक नेचर की होती है। अच्छा, याद रखिएगा कि डाउन द ग्रुप जो रिएक्टिविटी होती है बोरोन फैमिली की ऑक्सीजन के साथ वो इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि ये ऑक्साइड्स कैसे बने, जो भी बोरोन फैमिली के एलिमेंट्स जो थे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे थे, तभी तो हमारे पास ऑक्साइड्स बन रहे थे। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम जाएंगे तो जो रिएक्टिविटी है ना, ऑक्सीजन के साथ बोरोन फैमिली के जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो आपका एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है ना, उनकी जो रिएक्टिविटी है उसके साथ वो इंक्रीज करती जाती है, वो इंक्रीज करती जाती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि डाउन द ग्रुप जो रिएक्टिविटी है यहाँ पे, है ना, वो इंक्रीज करती जाती है एलिमेंट्स की टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। और ये वाली चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम और गैलियम की ऑक्साइड्स जो है यहाँ पे एम्फोटेरिक है, और वैसे भी हमारा जो इंडियम और थैलियम है यहाँ पे वो मेटल्स हैं, है ना, तो मेटल्स दे जनरली फॉर्म द बेसिक ऑक्साइड्स। ये पूछा जाता है Al2O3 वाला एम्फोटेरिक। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, what happens when B2O3 react with water, orthoboric acid is formed which is H3BO3। नेक्स्ट पढ़ेंगे रिएक्शन विथ वाटर। अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस बोरोन इज अनअफेक्टेड बाय द वाटर। अगर ऑर्डिनरी कंडीशन है तो बोरोन के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है वाटर का। बट व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर द रेड हॉट बोरोन हाइड्रोजन इज लाइबरेटेड। लेकिन यहाँ पे अगर हम स्टीम लेते हैं, ऑर्डिनरी वाटर नहीं लेते हैं, स्टीम लेते हैं, तो क्या होता है, तो देखिए, और इसको रेड हीट करते हैं तो क्या होता है, बोरोन एनहाइड्राइड बन जाएगा, दैट इज B2, बोरिक एनहाइड्राइड बन जाएगा, दैट इज B2O3। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस साथ में लाइब्रेट होती है यहाँ पे, याद रखना। अच्छा, एल्यूमिनियम जो है जब ये वाटर के साथ, याद रखिएगा कि एल्यूमिनियम कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, यहाँ पे हमने स्टीम नहीं लिखा। ठीक है, तो तब भी ऐसे ही बन जाता है, जैसे Al2O3 बन गया है ना, इस टाइप से बन जाता है फिर भी। और साथ ही साथ गैस कौन सी इवॉल्व होती है यहाँ पे भी, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व हियर। ठीक है, अब देखिए एल्यूमिनियम डीकम्पोजेस कोल्ड वाटर इफ
ऑक्साइड लेयर इज नॉट प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस। एल्यूमिनियम के सरफेस के ऊपर क्या होती है, ये देखिए बताया गया आपको इमेज में, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। ठीक है, तो ये जो बोरोन है ना, ये आपका डिकम्पोज, मतलब ये जो एल्यूमिनियम है ये आपका डिकम्पोज कर देता किसको, कोल्ड वाटर को, अगर इसके ऊपर जो ऑक्साइड लेयर है वो इसके सरफेस के ऊपर अगर वो प्रेजेंट नहीं होती है ना, तो ओनली एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद द बॉइलिंग वाटर, ओनली एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद बॉइलिंग वाटर। ये चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे। अब एक चीज आप ध्यान रखना है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे ऑक्साइड फिल्म वाली जो बात है ना, ये जनरली पूछा जाता है क्वेश्चन, जो मैंने आपको पहले बताया। तो एल्यूमिनियम के केस में आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, और स्टीम के साथ कौन रिएक्ट कर पा रहा है हमारा, स्टीम के साथ हमारा बोरोन रिएक्ट कर पा रहा है यहाँ पे, है ना। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हो जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट जो है ना आपके, देखो बोरोन की बात हो गई, एल्यूमिनियम की बात हो गई। अच्छा, जो हमारा गैलियम और इंडियम है, दे डज नॉट रिएक्ट विद, चाहे तो आप प्योर वाटर ले लो, चाहे आप कोल्ड वाटर ले लो, चाहे आप हॉट वाटर ले लो, ये रिएक्ट करते ही नहीं है पानी के साथ, चाहे जैसी मर्जी कंडीशन में ले लो। जो नेक्स्ट दो हैं गैलियम और इंडियम। ठीक है, अच्छा, जो थैलियम फॉर्म्स द TLOH, ये हाइड्रोक्साइड बना देता है, थैलियम हाइड्रोक्साइड इन मॉइस्ट एयर। ठीक है, अनलेस ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, थैलियम फॉर्म्स थैलियम हाइड्रोक्साइड इन द मॉइस्ट एयर। राइट, अब देखिए थैलियम है आपका, ठीक है, और ये वाटर के साथ तो रिएक्ट कर जाएगा, है ना। साथ में यहाँ पे जो मॉइस्ट एयर है ना, मॉइस्ट एयर है तो मतलब एयर के अंदर ऑक्सीजन है, ये मिलके क्या बनाते हैं, थैलियम का हाइड्रोक्साइड बन जाता है यहाँ पे, थैलियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स एंड अल्कलीज। अच्छा, अब देखिए बोरोन डज नॉट रिएक्ट विद नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड सच एज द HCl। HCl के साथ ये रिएक्ट नहीं करता है आपका जो बोरोन है। और हाई टेम्परेचर के ऊपर बोरोन जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स जो हैं, जैसे कि हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स कौन से हैं, H2SO4 है ना। HCl में देखो ऑक्सीजन ही नहीं है, तो ऑक्सीडाइजिंग तो हो ही नहीं सकता ना। इसमें देखिए ऑक्सीजन भी है, HNO3 में भी अगर हम देखें तो ये हमारे ना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स होते हैं, जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, आपका नाइट्रिक एसिड है, राइट, ये हमारे क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स हैं। तो हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है, बोरोन जो है वो रिएक्ट करता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ, जैसे कि मिक्सचर ऑफ हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड HNO3 टू गिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको बोरिक एसिड मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पे ना मिक्सचर लिया जाता है किसका, H2SO4 और HNO3 का, कौन सी रेशो में लेंगे, 2:1 रेशो में। तो क्या होगा, यहाँ पे बोरिक एसिड आपके पास बन जाता है, H3BO3 की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगी। जबकि बोरोन को छोड़ के और जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ऑक्सीडाइजिंग के साथ भी और नॉन ऑक्सीडाइजिंग दोनों एसिड्स के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। सिर्फ बोरोन ही था जो कि सिर्फ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ ही रिएक्ट करता है। ठीक है, ओनली बोरोन था जो इसके साथ ही करता है, और बाकी सारे जो है ऑक्सीडाइजिंग नॉन ऑक्सीडाइजिंग दोनों टाइप के एसिड्स के साथ जो है रिएक्ट कर पाते हैं। राइट, नेक्स्ट देखिए, जैसे ये एल्यूमिनियम है ना, अब ये तो नॉन ऑक्सीडाइजिंग जो एसिड है HCl है, उसके साथ भी कर जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे, Al3 पॉजिटिव बन जाता है हमारा, ये Cl नेगेटिव आयन बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लाइब्रेट हो जाएगी। ठीक है, अब ये ऑक्सीडाइजिंग के साथ भी कर सकता है, तो मान लीजिए नाइट्रिक एसिड के साथ करता है, तो वहाँ पे आपको एल्यूमिनियम का ऑक्साइड मिल जाता है Al2O3, है ना, और ये NO2 गैस और वाटर बाहर निकल जाएंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्शन ऑफ अल्कलीज। अल्कलीज मीन्स बेस, ठीक है, अल्कली मीन्स बेस। सो देखिए बोरोन रेजिस्ट द एक्शन ऑफ अल्कलीज अप टू 773 केल्विन, मतलब बोरोन को चाहिए हाई टेम्परेचर, तभी जो है ये अल्कलीज के साथ रिएक्शन करके कुछ बनाएगा, अदरवाइज ये ऐसे नहीं मानने वाला है।
है ना। तो अगर आप बोरोन को रिएक्ट कराते हैं अल्कली के साथ, जैसे ये बेस हो गया ना हमारा अल्कली, जैसे KOH हो गया, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या होता है कि यहाँ पे टेम्परेचर कंडीशन जो है वो ग्रेटर देन 773 केल्विन रखना पड़ती है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस हाइड्रोजन गैस तो यहाँ पे इवॉल्व होगी, साथ में आपको यहाँ पे मिल जाता है K3BO3, दैट इज पोटाशियम बोरेट। K3BO3 इज योर पोटाशियम बोरेट, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब देखिए मेन चीज क्या है, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन पॉइंट आपका क्या है, ये वाले जो है इंपॉर्टेंट है। जैसे एल्यूमिनियम है, ठीक है, प्लस NaOH है, प्लस वाटर है, तो एक ना यहाँ पे एक कम्प्लेक्स कंपाउंड आपका बन जाता है आगे। देखिए यहाँ पे ये Na पॉजिटिव है ना, और AlOH4 नेगेटिव। अब ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ऑप्शन में ऐसे दे देते हैं, जैसे दे देंगे कि आपके पास ये एल्यूमिनियम है, NaOH है, वाटर है, तो क्या बनेगा, तो वहां पे लिख देंगे ऐसे Al Na, है ना, ऐसे लिख दिया NaAlOH थ्राइस, है ना। तो याद क्या रखना है कि OH4 वाले बनते हैं यहाँ पे, ठीक है, थ्राइस वाला आपका गलत होगा आंसर। हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व होती है यहाँ पे भी। जो हमारे गैलियम है, गैलियम भी देखिए कुछ इसी तरीके का कंपाउंड बना रहा है, लेकिन जो इंडियम और थैलियम है, लास्ट के जो दो है ना, दे डू नॉट रिएक्ट विद अल्कलीज। ये अल्कलीज के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है, ये आपके बेस के साथ रिएक्ट करेंगी ही नहीं, तो ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट है। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जैसे अभी मैंने वो जो आपको बात बताई थी ना, नाइट्राइड वाली जो बात बताई आपको, जैसे देखना यहाँ पे, जैसे आपके पास एलिमेंट E है, ग्रुप नंबर 13 का कोई सा भी एलिमेंट, प्लस N2 है, तो मैंने बताया कि आपके पास नाइट्राइड बनेंगे ऑफ द टाइप En, है ना। तो याद रखना कि इसमें से ना जो बोरोन और एल्यूमिनियम है वही हमारे नाइट्राइड बनाते हैं। तो कौन बनाते हैं नाइट्राइड? बोरोन एंड एल्यूमिनियम, ठीक है, बोरोन एंड एल्यूमिनियम। जैसे Bn हमारा नाइट्राइड बन जाएगा, बोरोन नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड Aln, एल्यूमिनियम नाइट्राइड विच इज योर Aln। यहाँ पे अल्कलीज वाली बात भी आपको बता दी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, देखिए एक्शन ऑफ हैलोजेंस। तो यहाँ पे हमारा M जो है मेटल है, ठीक है, प्लस X2, X क्या है यहाँ पे? हैलोजन, ठीक है, हैलोजन। और यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा? यहाँ पे आपके पास बन जाएगा MX3 टाइप, है ना, हाई टेम्परेचर के ऊपर हीट करेंगे। तो MX3 का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? MX3 मीन्स M यहाँ पे मेटल होगा ना, X आपका क्या होगा यहाँ पे? हैलोजन होगा, है ना। तो जैसे देखिए अब यहाँ पे मैंने M लिखा मेटल, ये क्यों लिखा? याद रखिएगा कि जो ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो हमारे ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स हैं, जब वो आपके रिएक्ट करती हैं हैलोजेंस के साथ, तो आपके पास क्या बन जाता है? टू फॉर्म ट्राई हैलाइड्स, है ना, ट्राई हैलाइड्स बन जाएंगे आपके। जैसे देखिए, जैसे बोरोन है मान लो, है ना, वो अगर यहाँ पे ना X के प्लेस में मैं लिख देती हूँ यहाँ पे F2, तो हाई टेम्परेचर के ऊपर हीट करने के ऊपर क्या बनेगा यहाँ पे? BF3, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, है ना, इस टाइप से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे AlCl3 बन जाएगा, AlCl3 बन जाएगा ना, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं। एक चीज आपको और याद रखनी है, यहाँ पे एक पॉइंट आता है एक्सेप्शन थैलियम का, वो क्या है? अगर आप TlCl3 में देखते हैं तो TlCl3 में जो है ये जो थैलियम है ये हमारी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। तो देखिए इसकी टेंडेंसी क्या रहेगी कि ये +1 में बदल जाए, यही टेंडेंसी रहेगी। तो +1 में बदलने के लिए मान लीजिए कि यहाँ पे इसने ये Cl2 गैस जो है वो रिलीज हो गई, है ना, तो आपके पास तो Cl था, तो क्या बन जाएगा? TlCl। तो ये TlCl बन गया ना, तो ये मतलब किस में कन्वर्ट हो गया? हमारा +1 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये TlBr3 है ना, यहाँ पे हैलोजन Br हो गया, यहाँ +3 में था, तो ये किस में बदल गया?
+1 में, +1 में बदल गया, ठीक है। याद रखिएगा, इसीलिए मैं एक पॉइंट आपको बता रही थी कि जो ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स हैं, दे फॉर्म द हैलोजेंस, दे फॉर्म द ट्राइहेलाइड्स विद हैलोजेंस। नोट दिस पॉइंट, ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स फॉर्म ट्राइहेलाइड्स। अब ट्राइहेलाइड्स आप देख सकते हैं, जैसे कि AlCl3 है ना, ये ट्राइहेलाइड है, इसमें देखिए 3 हैलोजन है, BF3 है, ट्राइहेलाइड है ना, इस टाइप के ये बना देते हैं। दे फॉर्म द ट्राइहेलाइड्स एक्सेप्ट, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट TlI3। TlI3 एग्जिस्ट नहीं करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। MCQ के लिए क्वेश्चन बन गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट। सो TlI3 डज नॉट एग्जिस्ट, TlI3 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। TlCl3 भी है, और फिर इनकी टेंडेंसी +1 में बदलने की है ना, जैसे ये बदल रहे हैं, इसने Br2 को बाहर निकाला +1 में, और उसका रीजन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, थैलियम +1 में ज्यादा स्टेबल है, TlI3 एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो मतलब एलिमेंट प्लस हैलोजन क्या बनता है, यहाँ पे हैलाइड बनता है, ठीक है। अब ये अगर आपके पास यहाँ पर एलिमेंट है, जैसे मैंने बताया X2 हैलोजन हो गया, तो ट्राई हैलाइड आपका यहाँ पे बन जाएगा। जैसे बोरोन के केस में, बोरोन और ये F2 है तो BF3 बन जाएगा, ट्राईफ्लोराइड बन जाएंगे, है ना, ये Al और Cl2 है तो AlCl3 बन जाएगा, इस टाइप से। तो ये जो ट्राई हैलाइड्स यहाँ पर होती है ना, ये हमारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कि जो हमारा BF3 है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या वो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो आप क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, इट इज अवर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। अब अगर आपने लास्ट लेक्चर में देखा हो, जो हमारा एसिड्स बेसिस और सॉल्ट्स वाला जो लेक्चर था ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारे लुईस एसिड्स होते हैं ना, जनरली वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि AlCl3 और BF3 क्या है, तो आप बोलेंगे ये लुईस एसिड के एग्जाम्पल है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये लुईस एसिड के एग्जाम्पल्स हैं। तो लुईस एसिड जो होते हैं वो क्या टेंडेंसी रखते हैं, लुईस एसिड, लुईस ने क्या बोला है कि बेस वो होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो NH3 है, NH3 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो NH3 के स्ट्रक्चर में क्या होता है, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो ये क्या करेगा, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, किसको दे देगा, इस BF3 को दे दिया, है ना। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज थी ना, ये लुईस एसिड की तरह एक्ट कर रहा था। तो इस तरीके से अब जैसे ये है AlCl3 है हमारा, है ना, ये भी क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, ये लुईस एसिड का एग्जांपल है। अब याद रखिएगा कि जो AlCl3 है हमारा ना, वो डाइमर की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, देख सकते हैं आप यहाँ पे डाइमर की फॉर्म में। डाइमर की फॉर्म का मतलब जैसे अब देखिए एक एल्यूमिनियम है यहाँ पे बीच में, है ना, यहाँ पे देखिए कितनी Cl है, 3, 1 2 3, एक और Al एंड क्लोरीन कितने, 3, तो मतलब डाइमर की फॉर्म में, मतलब Al2 हो गया ना और क्लोरीन 6 हो गया ना, तो मतलब इसमें AlCl3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने ना, तो Al2 हो गए और Cl6 हो गए। तो ऐसे भी ये एग्जिस्ट कर सकता है डाइमर की फॉर्म में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स में भी मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो जनरली क्या करता है, वो जनरली एनोमलस बिहेवियर को शो करता है, मीन्स कुछ ऐसा बिहेवियर जो बाकियों से अलग है। तो बोरोन का एनोमलस बिहेवियर क्या है, बोरोन अब अपने जो ग्रुप है उसका फर्स्ट एलिमेंट है ना, जैसे एस ब्लॉक में हमने पढ़ा था ऑलरेडी, लिथियम का एनोमलस बिहेवियर पढ़ा था हमने ना, और बेरिलियम का एनोमलस बिहेवियर मैंने आपको बताया था एस ब्लॉक में। तो बोरोन का क्या एनोमलस बिहेवियर है, क्यों ये बाकियों से अलग है, इसके पीछे के क्या रीजन हैं। सबसे पहला रीजन आता है एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। दूसरा आता है वेरी स्मॉल एटॉमिक साइज, ऑब्वियसली सबसे ऊपर है, वेरी स्मॉल एटॉमिक साइज इसका है। तीसरा वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। चौथा
अगर साइज छोटा होता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ज़्यादा, सो वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। साइज छोटा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है इन जनरल, ज़्यादा, तो इसकी वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। सो ये आगे रीजंस इसके। आगे हम देखेंगे, हमने बोला कि ये एनोमिलस बिहेवियर को शो कर रहा है। हमने क्या बोला कि ये हमारा एनोमिलस बिहेवियर को शो कर रहा है, तो मतलब ये एनोमिलस बिहेवियर को शो कर रहा है, तो मतलब किसी ना किसी तरीके से बाकियों से अलग है, मतलब ग्रुप नंबर 13 के बाकी एलिमेंट से अलग है। ठीक है, तो कैसे अलग है तो ये देखेंगे हम। पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, बोरोन इज ए हार्ड ब्लैक कलर्ड नॉन मेटल। आप देख सकते हैं डायग्राम में, अभी मैंने आपको एक अमॉर्फस फॉर्म के बारे में बताया था ना, तो ये आप देख सकते हैं, ये इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म की डायग्राम बताई गई है, ये इसके अमॉर्फस फॉर्म की डायग्राम बताई गई है, राइट। तो यहाँ पे ये थोड़ा फाइन पाउडर की फॉर्म में है, जब अमॉर्फस फॉर्म में है, यहाँ पे क्रिस्टल की फॉर्म में है। तो ये हमारा ब्लैक कलर का है ना, आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का नॉन मेटल है ये, और काफ़ी हार्ड होता है। हार्ड है तभी तो यहाँ पे क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है ना। वाइल अदर एलिमेंट्स ऑफ द फैमिली, जबकि जो अदर मेटल्स है ना इसी सेम इसके बोरोन फैमिली के, वो वाइट मेटल्स हैं। मतलब गैलियम हमारा सॉफ्ट है, गैलियम सॉफ्ट है, लेकिन बोरोन हमारा हार्ड है, राइट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। अच्छा, बोरोन जो है वो एलोट्रॉपी शो करता है। एलोट्रॉपी एक पर्टिकुलर जो एलिमेंट है वो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे कार्बन है, तो कार्बन की आपको पता होगा एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है, जैसे कि उसका एलोट्रॉपिक फॉर्म क्या होती है, ग्रेफाइट हो गया उसका एलोट्रॉपिक फॉर्म, है ना, डायमंड हो गया वैसे। तो बोरोन जो है वो एलोट्रॉपी शो करता है, लेकिन अदर एलिमेंट शो नहीं करते। ये भी इसका बिहेवियर अलग हो गया। अच्छा, जितनी भी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि बोरोन के केस में क्या होता है, बोरोन के केस में अगर हम देखें तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना। तो बोरोन हैज द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई melting and boiling point, and has the most stable hydride in the group number 13। ग्रुप नंबर 13 में अगर हम देखें तो इसी का जो हाइड्राइड है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। जैसे कि इसका हाइड्राइड कैसे बनेगा, जैसे BH3 हो गया, है ना, ये इसका हाइड्राइड हो गया, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये बना सकता है। ओके, आगे देखते हैं। Boron is not attacked by the strong oxidizing acids while other elements are attacked। बोरोन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है स्ट्रॉन्ग नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स का। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है, जस्ट अभी मैंने आपको बताया था कि HCl जैसे नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, तो बोरोन उसके साथ रिएक्ट नहीं करता है ना, बाकी और कर ले रहे थे। एल्यूमिनियम कर रहा था HCl के साथ रिएक्ट, लेकिन बोरोन इन नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ये ऑक्सीडाइजिंग के साथ कर जाता है, जैसे कि HNO3, H2SO4 जो अभी देखा हमने। सो बोरोन इज, क्वेश्चन आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अटैक्ड बाय द नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, सो दैट इज योर बोरोन। इसके अलावा जो बोरोन होता है दैट फॉर्म्स ओनली कोवेलेंट कंपाउंड्स, ये सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड्स ही बना सकता है ना, ड्यू टू एक्सट्रीमली स्मॉल साइज। लेकिन जो अदर मेंबर्स हैं वो आयनिक कंपाउंड भी बना सकते हैं और कोवेलेंट भी बना सकते हैं। ओनली बोरोन कंबाइंस विद द मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है, एक एक्टिव मेटल है, तो सिर्फ बोरोन ही है जो कि आपका मैग्नीशियम के साथ कंबाइन करके बोराइड्स बना सकता है, लेकिन और बाकी मेंबर्स के बस की बात ये नहीं है, बाकी और ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बोरोन आप देख सकते हैं एक नॉन मेटल है, जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, बोराइड बना देगा, है ना, जैसे Mg3B2, ये क्या हो गया आपका मैग्नीशियम बोराइड, दिस इज मैग्नीशियम बोराइड। नेक्स्ट चलिए, यहाँ तक बताइए एक बार चैट में, यहाँ तक क्लियर है सबको, कंप्लीट है, कैन बी प्रोसीड, ऑडियो वीडियो क्लियर, टेल मी, क्लियर हो रहा है जो पढ़ रहे हैं। ऑल ऑफ यू टेल मी इन द चैट बॉक्स once so that we can proceed।
लेट्स मूव. बोरोन डज नॉट डिकम्पोज वाटर और स्टीम while others do. देखिए, बोरोन आपका वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, है ना, नो रिएक्शन. बोरोन डज नॉट डिकम्पोज वाटर और स्टीम while others do, लेकिन अदर्स जो है वो कर सकते हैं. ये भी एक इसकी एनोमलस बिहेवियर हो गया. नेक्स्ट इसका क्या एनोमलस बिहेवियर आता है? बोरोन डिसॉल्व्स इन कंसंट्रेटेड HNO3 फॉर्मिंग H3BO3. बोरोन जो है वो कंसंट्रेटेड HNO3 में, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व कर जाता है और H3BO3 बना देता है. वाइल अदर एलिमेंट्स आर पैसिव, स्पेशली एल्यूमिनियम एंड गैलियम. लेकिन जो अदर एलिमेंट्स हैं ना वो पैसिव है यहाँ पे, एक्सेप्ट एल्यूमिनियम एंड गैलियम, एल्यूमिनियम और गैलियम को छोड़ के. जैसे देखिए जो बोरोन है ना, बोरोन जब आपका कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो बोरिक एसिड जो है आपका बन गया यहाँ पे, दैट इज H3BO3. बोरिक एसिड आपका बन गया प्लस NO2 गैस जो है हमारी यहाँ से बाहर निकल जाती है. तो बेसिकली बोरोन डिसॉल्व्स इन कंसंट्रेटेड HNO3 फॉर्मिंग H3BO3. लेकिन अदर एलिमेंट्स आर पैसिव, स्पेशली एल्यूमिनियम एंड गैलियम. ठीक है, तो ये इसकी एक इंपॉर्टेंट बात होगी कि बोरोन आपका कंसंट्रेटेड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करके जो है बोरिक एसिड की फॉर्मेशन कर देता है. नेक्स्ट आता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट. बोरोन हैलाइड्स ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स फॉर्म टेट्राहेड्रल BOH4 नेगेटिव. Rest of the elements due to the presence of d orbitals form octahedral. अब देखिए बोरोन के पास क्या है? d ऑर्बिटल्स नहीं है, स्टार्टिंग में बताया फर्स्ट एलिमेंट है, एनोमलस बिहेवियर शो करता है. तो इसकी वजह से ये सिर्फ टेट्राहेड्रल ही बना सकता है ना आगे स्ट्रक्चर. जैसे देखिए BOH4 हो गया ना, तो इसमें 4 OH है तो टेट्रा टाइप हो गया. लेकिन जो अदर एलिमेंट्स हैं उनके पास तो है d ऑर्बिटल्स, तो वो ऑक्टाहेड्रल टाइप कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. जैसे H2O6 है ना, इस टाइप के बनाते हैं, मतलब 6 वाले. जैसे H2O है, इसमें 6 जुड़े हुए हैं ना. लेकिन जो हमारा बोरोन है वो सिर्फ टेट्रा तक ही बना सकता है. दिस इज इंपॉर्टेंट. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट देखिए कुछ अदर इसमें आती हैं हमारी बोरोन की अलग से. अगर हम देखें बोरोन की केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे बोरोन का हम एनोमलस बिहेवियर देख रहे थे, तो बोरोन जो है अगर अल्कली के साथ रिएक्ट करता है, NaOH के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या बनेगा? सोडियम बोरेट बन जाता है. तो सोडियम बोरेट बन जाता है, दैट इज Na3BO3. बोरोन अगर एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है, जैसे कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो बोरिक एसिड बन जाएगा, दैट इज H3BO3. तो क्या बन रहा है? बोरिक एसिड बन रहा है. अल्कली के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम बोरेट बन जाएगा, दैट इज Na3BO3, है ना. तो ये बन जाएगा हमारा. और एसिड के साथ करेगा तो बोरिक एसिड बन जाएगा. नेक्स्ट पढ़ेंगे हम बोरोन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, जैसे कि सबसे पहला बोरेक्स. बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? Na2B4O7.10H2O. Na2B4O7.10H2O. ये अपने पास क्या हो गया? बोरेक्स हो गया. बोरेक्स की प्रॉपर्टीज सबसे पहले आती है इसकी हाइड्रोलिसिस. तो बोरेक्स जो है हमारा क्या है? Na2B4O7. इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, यानी कि इसका रिएक्शन किसके साथ? वाटर के साथ. तो क्या बन जाता है? बोरेक्स की हाइड्रोलिसिस के ऊपर ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी जनरली पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. बोरेक्स की हाइड्रोलिसिस होने पे कौन सा एसिड बनता है? तो बोरिक एसिड बनता है. बोरिक एसिड की प्रेपरेशन में हम इस चीज को पढ़ते हैं. नोट इट डाउन. आपके काम की बात क्या है कि जब बोरेक्स की हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या होगा? व्हाट हैपन्स व्हेन हाइड्रोलिसिस ऑफ द बोरेक्स टेक प्लेस, देन बोरिक एसिड इज फॉर्म्ड. और बोरेक्स में कितने नंबर ऑफ H2O हैं? 10. ठीक है.
तो यहाँ पर देखिए, एक तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा, एक हमारे पास एसिड बन जाएगा। तो मतलब जो हमारा यहाँ पर बेस बनेगा ना, वो स्ट्रॉन्ग वाला बेस बनेगा। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत लॉजिक भी लगा सकते हैं ना। देख रहे हो, जैसे H2O है तो H2O टूटेगा तो H पॉजिटिव देता है और OH नेगेटिव देता है ना। तो ऐसे समझ लो कि Na पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ जुड़ गया, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन हो गई, तो आपको NaOH मिल जाएगा जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और एक आपको वीक एसिड जो है वो मिल जाता है, जो कि हमारा क्या होता है, बोरिक एसिड, दैट इज H3BO3। नेक्स्ट आ जाइए बोरेक्स बीड टेस्ट। नेक्स्ट आ जाइए बोरेक्स बीड टेस्ट। ठीक है, तो जैसे आपके पास ये है Na2B4O7.10H2O बोरेक्स डेकाहाइड्रेट, बोरेक्स डेकाहाइड्रेट है ना। इसको जब हीट करते हैं तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से H2O जो है वो बाहर निकल जाएगा, है ना, -10H2O। तो अपने पास क्या बन जाएगा, बोरेक्स बन जाएगा। बोरेक्स क्या हो गया यहाँ से, देखो किसी चीज को हीट करते हैं, बस ऐसे ध्यान रखेंगे, किसी चीज को हीट करते हैं तो उसका जो पानी है वो सूख जाता है। तो बोरेक्स को जब हीट करते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन दिस बोरेक्स डेकाहाइड्रेट, इसमें डेका क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है 10 H2O है। तो क्या हुआ यहाँ पे, ये सिंपल बदल गया Na2B4O7 में। जब आप इसको हीट करते हैं तो क्या बन जाता है, दो चीजें आपको मिलती हैं फिर इसको हीट करके वापिस से। B2O3 दैट इज बोरिक एनहाइड्राइड, दैट इज बोरिक एनहाइड्राइड। ठीक है, साथ में क्या मिलता है, NaBO2। एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। एक्चुअली दिस मीन्स इनऑर्गेनिक पार्ट इज लाइक बायोलॉजी, जैसे बायोलॉजी में होता है ना, याद रखना पड़ती है कुछ चीज़ें, जैसे इन ब्लॉक्स में ऐसे होता है कि कौन किसके साथ रिएक्ट करता है कौन नहीं करता है ना। तो इसको आप एक दो बार, अगर 2-3 बार रिवीजन करेंगे, रीड आउट करेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा ना, याद होता जाएगा फिर। हाँ, ये थोड़ा याद रखने वाली चीज़ें होती हैं कि हाँ जी कौन सा एलिमेंट है जो इसके साथ रिएक्ट करेगा और कौन सा नहीं करेगा, इस टाइप से। सो जो बोरेक्स है, जब इसको हीट करेंगे अब, तो आपको क्या मिलेगा, B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड और मेटाबोरेट मिल जाते हैं। यहाँ पे याद रखना, मेटाबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट, दैट इज NaBO2, NaBO2। तो यही हमारे पास क्या है, यही हमारे पास होता है बोरेक्स बीड टेस्ट में। जैसे देखिए, अब हम मेन बात करते हैं टेस्ट की, है ना। टेस्ट कैसे होगा आगे, जैसे आपको यहाँ पे बोरेक्स बीड मिल गया था, ये जो B2O3 था ये हो गया बोरेक्स बीड। ठीक है, तो आपको बोरेक्स बीड यहाँ पे मिल गया। तो ये आपका मान लीजिए कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, NCERT का एग्जाम्पल है। तो इसको हीट करेंगे तो आपको कोबाल्ट बोरेट मिल जाएगा जिसका ब्लू कलर होगा। ठीक है, जिसका ब्लू कलर होगा। तो इस टेस्ट में आपको जब हम ये जो बोरेक्स बीड है इसको ले रहे हैं, है ना, और कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो हमें जो भी यहाँ पे जो कोबाल्ट बोरेट मिल रहा है दैट इज हैविंग ब्लू कलर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नोट्स PDF आई विल शेयर यू इन द ग्रुप। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑर्थोबोरिक एसिड के बारे में। ऑर्थोबोरिक एसिड क्या होता है, H3BO3 और BOH थ्राइस, दैट इज ऑर्थोबोरिक एसिड। सो ऑर्थोबोरिक एसिड की सबसे पहले तो प्रेपरेशन की बात करते हैं। इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, सबसे पहला आता है एक्शन ऑफ हॉट एंड कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड ऑन बोरेक्स। जैसे बोरेक्स है Na2B4O7, ठीक है, एक्शन हुआ बोरेक्स के ऊपर किसका, हॉट एंड कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड का। ठीक है, हॉट एंड कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड का। तो ये HCl आपके पास हो गया क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, आप क्या लेंगे यहाँ पे, एक्वस बोरेक्स सॉल्यूशन लेंगे। एक्वस का मतलब साथ में वाटर भी होगा, तो आपने यहाँ पे +5 H2O ले लिया है ना, एक्वस हो गया, ये वाटर भी है यहाँ पे। एंड क्या लिया आपने, कोई मिनरल एसिड जैसे HCl ले लिया। इसको हीट करते हैं तो ऑर्थोबोरिक एसिड हमें मिल जाता है। तो ये इसकी एक प्रेपरेशन होगी। नेक्स्ट, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरोन कंपाउंड्स। अब जैसे बोरोन कंपाउंड क्या हो सकते हैं हमारे, जैसे BH3 है ना, अगर BH3 हमारा डाइमर की फॉर्म में होगा तो क्या बनाएगा, B2H6 बनाएगा, राइट, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। तो B2H6 क्या होता है, बोरोन, ये जो B2H6 होता है ये होता है डाइबोरेन, डाइबोरेन।
ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं बोरोन का क्या है, हाइड्राइड है, क्योंकि यहाँ पर बोरोन है और हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो गया, बोरोन का हाइड्राइड हो गया आपका B2H6। ठीक है, इसकी क्या करेंगे, इसकी जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपने यहाँ पे लिखा प्लस H2O, इसकी क्या हुई, हाइड्रोलिसिस हुई, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ द डाइबोरेन, रिमेंबर ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ द डाइबोरेन orthoboric acid is formed, that is H3BO3, H3BO3 is formed। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज, बोरिक एसिड की प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है, देखिए जो आपका बोरिक एसिड होता है जब ये रिएक्ट करता है, इट रिएक्ट्स ओनली पार्शियली विद वाटर, कंप्लीटली रिएक्ट नहीं करता है, पार्शियली रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, H3O पॉजिटिव एंड BOH4 नेगेटिव। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये टेट्रा वाला ही बनाएगा ना, बोरोन टेट्राहेड्रल वाला ही बनाएगा, तो ये HOH जो लिखा है यहाँ पे ये कुछ नहीं है, ये H2O के लिए ही लिखा है, ठीक है, ये H2O के लिए ही लिखा है। तो याद रखिएगा कि जो बोरिक एसिड है वो एक वीक एसिड की तरह बिहेव करता है, मतलब आपसे पूछा जा सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है बोरिक एसिड या वीक की तरह, तो आप क्या बोलेंगे, इट बिहेव्स एज ए वीक एसिड। जो हमारा BOH थ्राइस होता है दैट एक्सेप्ट्स वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वाटर, ये वाटर से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, अब देखिए जो हमारे बेस होते हैं और एसिड होते हैं उसकी हम ऑलरेडी एसिड सॉल्ट और बेसिस वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो एसिड्स होते हैं वो टेंडेंसी रखते हैं कि वो हमारे क्या करते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो वाटर का अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, एक ऑक्सीजन है यहाँ पे, एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो वाटर के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो मतलब इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं देने को, है ना। मैंने आपको उन लेक्चर्स में ये भी बताया था कि हमारा जो वाटर होता है वो एम्फोटेरिक बिहेवियर को शो करता है, मतलब एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास H2O हो गया है ना, ये देखेगा कि सामने वाला जो है क्या है, एसिड है, बोरिक एसिड क्या है, एसिड है, तो अब ये जो है किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, बेस की तरह बिहेव करने लगेगा, है ना। बेस क्या करते हैं, लुईस बेस क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन हैं जो उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको डोनेट कर देते हैं ना, तो ये डोनेट कर लेगा, किसको करेगा, एसिड को। एसिड क्या होते हैं, एक्सेप्टर होते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसीलिए BOH थ्राइस एक्सेप्ट्स वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाटर। तो बोरिक एसिड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए इसको, बोरिक एसिड इज ए वीक मोनोबेसिक एसिड, बोरिक एसिड इज ए वीक मोनोबेसिक एसिड। नेक्स्ट चलिए आगे, अगर ये जो ऑर्थोबोरिक एसिड है ना, जिसको हम सिंपल बोरिक एसिड भी बोल देते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, H3BO3, ठीक है, H3BO3, इसमें कुछ नहीं किया, इसमें इसका स्ट्रक्चर बना के बता दिया ना, इसमें आपको घबराना नहीं है। ये एक B है, तीन देखिए ऑक्सीजन है, तीन हाइड्रोजन है, तो हुआ तो ये H3BO3। इसके दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं, उनको हीट करेंगे। अच्छा, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, पानी का निकल जाना बाहर, रिमूवल ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन। तो इसको जब हीट करेंगे तभी तो पानी रिमूव होगा ना। अगर आपने इसके दो मॉलिक्यूल लिए हैं ऑर्थोबोरिक एसिड के, तो दो ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, राइट। तो आपके पास जो है सबसे पहले क्या बन जाता है, मेटाबोरिक एसिड यहाँ पे बन जाएगा। मेटाबोरिक एसिड की फॉर्मेशन यहाँ पे सबसे पहले हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास क्या बनेगा, इसके बाद आपके पास यहाँ पे बन जाता है, जब आप इसको हीट करते हैं ना फिर मेटाबोरिक एसिड को, तो फिर से उसमें से पानी का मॉलिक्यूल निकलेगा बाहर और बोरिक ऑक्साइड ये बन जाता है, B2O3 बन जाता है, फिर B2O3 इज फॉर्म्ड देन। अच्छा, एक क्वेश्चन बताती हूँ मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि H3BO3 की अगर हम बात करें, ऑर्थोबोरिक एसिड की बात करें, तो इसमें नोट इट डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके स्ट्रक्चर में जो बोरोन होता है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, वेरस ऑक्सीजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ऑर्थोबोरिक एसिड के अगर आप स्ट्रक्चर में देखते हैं तो इसमें बोरोन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड,
वेयर एज ऑक्सीजन इज sp3 हाइब्रिडाइज। क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर जो बोरोन होगा दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ऑक्सीजन जो होगा दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, B2H6 that is diborane, that is your diborane। सबसे पहले पढ़ेंगे इसके मेथड ऑफ प्रेपरेशन में, इसका लेबोरेटरी मेथड फॉर प्रेपरेशन। इसमें क्या करते हैं, ये है आपका बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3। BF3 को ट्रीट करवाते हैं एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। एक क्वेश्चन और, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, lithium aluminum hydride LiAlH4 is a strong reducing agent। तो क्या करेंगे, LiAlH4 के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं और डाई इथाइल ईथर की प्रेजेंस में आपको क्या मिल जाता है, डाइबोरेन मिल जाता है। सिंपल याद रखना, आपने ना BF3 लिया, BF3 को आपने ट्रीट करवाया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, आपको क्या मिल गया, B2H6 मिल गया। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो सोडियम बोरोन हाइड्राइड है ये भी हमारा एक रिड्यूसिंग एजेंट ही है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड का रिएक्शन आयोडीन के साथ करवा दें, तब भी आपको डाइबोरेन मिल जाता है, तब भी आपको डाइबोरेन मिल जाता है। ये तो होता है कि लैब में अगर प्रिपेयर करना है तो दो तरीके हमने देखे। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ डाइबोरेन। इसमें हम क्या करते हैं, जो बोरोन ट्राइफ्लोराइड था, देखिए लेबोरेटरी वाले में तो हमने क्या लिया कि जो बोरोन ट्राइफ्लोराइड था उसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन मेथड में इसको सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। किसके साथ, सोडियम हाइड्राइड के साथ, NaH के साथ करवाते हैं और हीट करते हैं तो B2H6 आपको मिल जाता है, दैट इज द डाइबोरेन। हीट करते हैं तो B2H6 आपको मिल जाता है विच इज द डाइबोरेन। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज की, डाइबोरेन की प्रॉपर्टीज की। तो सबसे पहले आता है हमारा कंबशन। डाइबोरेन है जब इसकी कंबशन होगी, है ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी कंबशन, तो क्या बनेगा, B2O3 दैट इज योर बोरोन ऑक्साइड, यही बनेगा B2O3 दैट इज बोरोन ऑक्साइड। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट हैपन्स ऑन द कंबशन ऑफ डाइबोरेन, तो आप बोलोगे बोरोन ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, बोरोन ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, दैट इज B2O3 इज फॉर्म्ड, राइट। और एक चीज याद रखना कि जो डाइबोरेन है ना, ये वाला पॉइंट देखिए, ये कलरलेस। अब इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, जैसे ये एक बोरोन है ना, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़े हैं, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो क्या हो गया B2H6। ये कलरलेस टॉक्सिक गैस है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, एक कलरलेस टॉक्सिक गैस है B2H6। ये जो हमारा B2H6 होता है, डाइबोरेन होता है, इट बर्न्स इन ऑक्सीजन रिलीजिंग एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ऑक्सीजन में बर्न कर रही है, ये आप देख रहे हैं ना, और बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज होगी। ये डेल्टा H बताया गया है कि इतनी एनर्जी जो है यहाँ पे किलो जूल पर मोल में रिलीज होगी। डाइबोरेन कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली ऑन एक्सपोजर टू एयर। जैसे ही डाइबोरेन जो है वो एयर के एक्सपोजर में आएगा तो ये स्पॉन्टेनियसली फायर को कैच कर लेता है। डाइबोरेन इज यूज फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द मटीरियल्स। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, डाइबोरेन catches fire spontaneously on exposure to air. So that's all for this lecture.